इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम और हमारा जो नेक्स्ट है बच्चों वो है आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। या हमारे पास इसको हम ऐसे डाल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। बच्चों इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज द सोल्युबिलिटी? सबसे पहले हम सोल्युबिलिटी को स्टडी करते हैं। सोल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास 100 ग्राम लिक्विड है। 100 ग्राम क्या है? लिक्विड H2O। इस 100 ग्राम H2O के अंदर जो हमारा 100 ग्राम H2O है, इस 100 ग्राम H2O के अंदर क्लियर हमारे पास जो 100 ग्राम H2O है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है बच्चों, इसलिए इसका वेट और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। 100 ml 100 ग्राम H2O। इस 100 ग्राम H2O के अंदर हम शुगर डिजोल्व कर रहे हैं बच्चों। क्या डिजोल्व कर रहे हैं? शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों इसमें जो शुगर डिजोल्व होती है वो एक लिमिट तक डिजोल्व होगी। एक लिमिट तक इसमें शुगर डिजोल्व होती जाएगी। आफ्टर ए लिमिट नो मच मोर शुगर डिजोल्व। और जहां तक शुगर डिजोल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां तक शुगर डिजोल्व होती है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम फर्दर शुगर डिजोल्व करते हैं तो जितनी शुगर डिजोल्व होती है उतनी ओल्ड शुगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है। जितनी शुगर डिजोल्व हो रही है ना, ओल्ड शुगर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रही है। यानी रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन बोथ आर एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो पहले सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solid solute that is sugar dissolved in 100 gram liquid solvent that is H2 is known as solubility। इसका मतलब solubility क्या बताया बच्चों ने? जो वाटर की अमाउंट है वो आपके पास फिक्स है। 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम H2O है सॉल्वेंट। इस 100 ग्राम H2O के अंदर हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं। शुगर डिजोल्व करते जा रहे हैं बच्चों। इसमें शुगर एक लिमिट तक डिजोल्व होती है और जब तक शुगर डिजोल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मच मोर शुगर डिजोल्व इन वाटर। इसका मीन्स बच्चों अगर न्यू शुगर डिजोल्व हो रही है तो ओल्ड शुगर पार्टिकल्स कैन फॉर्म प्रिसिपिटेट एंड सेट इनटू द बॉटम। अगर नई शुगर डिजोल्व हो रही है तो ओल्ड शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रिसिपिटेट बना के बॉटम में सेट हो जाते हैं। किसमें सेट हो जाएंगे? बॉटम में सेट हो जाएंगे। ओल्ड शुगर पार्टिकल्स कैन फॉर्म प्रिसिपिटेट एंड सेट इनटू बॉटम। क्लियर? तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट यानी शुगर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट यानी वाटर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर? यानी इन दिस मेथड मोर एंड मोर sugar dissolved in a fixed amount of water, in a fixed amount of water, on formation of saturated solution, on formation of saturated solution, no much more
sugar dissolved in water. Now rate of dissolution becomes equal to rate of precipitation. क्लियर? इट मीन्स बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या बताए बच्चों? इन दिस मेथड मोर एंड मोर सुगर डिजोल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। यहां पर मोर और मोर, ज्यादा से ज्यादा सुगर क्या होती है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व होती है ऑन फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, नो मच मोर सुगर डिजोल्व इन वाटर, उसके बाद सुगर वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। यानी नाउ रेट ऑफ डिजोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। उस केस में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया बच्चों। जितनी न्यू सुगर डिजोल्व हो रही है, ओल्ड सुगर पार्टिकल्स कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट। अगर नए सुगर के पार्टिकल्स का डिसोल्यूशन है तो ओल्ड पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इक्विलिब्रियम ऑफ गैस लिक्विड। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ गैस लिक्विड, यानी गैस का लिक्विड में डिजोल्व, गैस का लिक्विड में डिजोल्व। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ऑफ, या इसको हम गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं बच्चों। दैट इज नेक्स्ट गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम या डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम या डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस का लिक्विड में किस टाइप से डिसोल्यूशन होता है बच्चों? इसके लिए हमारे पास एक हेनरीज लॉ होता है। इसको स्टडी करने के लिए क्या होता है? हेनरीज लॉ। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास एक वेसल है भी आपके पास, यहां पर इसमें वाटर फिलअप कर दो, लिक्विड वाटर प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ क्या प्रेजेंट है? H2, वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? यहां पर बच्चों हमारे पास एक पिस्टन है, दैट इज पिस्टन, फ्रैक्शनलेस पिस्टन, फ्रैक्शन लेस पिस्टन, और यहां पर हमारे पास गैस प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम जितने भी सोडा वाटर बोतल्स होती है, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आपको पता है जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल का आप ओपन करते हो गैस बाहर आती है ना, क्योंकि इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर बच्चों हाई प्रेशर के ऊपर CO2 गैस प्रेजेंट होती है। वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, हमारी कोल्ड ड्रिंक है, उसकी बोतल के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है अंडर हाई प्रेशर। तो जैसे उसकी कैप ओपन करते हैं तो हमारी जो CO2 गैस वो आउट होती है। तो बच्चों यहाँ पर इस वेसल में ये वाटर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, फ्रैक्शनलेस पिस्टन है। जैसे इस पिस्टन पे हम वेट इंक्रीज करते हैं, पिस्टन पे हमने प्रेशर लगा, वेट इंक्रीज किया, पिस्टन पे प्रेशर लगाते हैं, तो पिस्टन कहाँ पर आ गया बच्चों? नीचे आ गया। ये पिस्टन कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा इस एयर का, इस गैस का स्पेस कम हो जाएगा ना, तो गैस कहाँ जाएगी बच्चों? वाटर में जाएगी। गैस कहाँ पर जाएगी? वाटर में जाएगी। ठीक है, इसी को हम हेनरी लॉ बोलते हैं। जैसे पिस्टन के ऊपर हमने वेट बढ़ाया तो पिस्टन कहाँ पर आया बच्चों? नीचे आया। तो इस एयर का जो गैस का स्पेस, एयर का स्पेस वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो वो गैस कहाँ पर जाएगी? वाटर के अंदर जाएगी। यानी इसको हम हेनरी लॉ बोलते हैं। इट मे बी स्टेट्स एज mass of gas
dissolved in water is directly proportional to pressure applied on the gas. Pressure applied on the gas is known as Henry's law. क्या बताया था मैंने? यहां पर वाटर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। जैसे जैसे पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन कहां पर आएगा? लोअर आएगा, नीचे आएगा। तो इस गैस का स्पेस क्या हो जाएगा? कम। तो गैस कहां जाएगी बच्चों? आउट जा नहीं सकती, क्लोज है। तो गैस कहां जाएगी? वाटर के अंदर जाएगी। गैस कहां पर जाएगी? वाटर में। और वाटर में क्या होगी? डिजोल्व होगी। यानी मास ऑफ गैस डिजोल्व इन वाटर, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन वाटर। जो मास ऑफ गैस इस वाटर में डिजोल्व हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जितना जितना हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे बच्चों, उतनी गैस क्या होगी? वाटर में डिजोल्व होगी। यानी मास ऑफ गैस dissolved in water is directly proportional to pressure applied on the gas. जितना हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं उतनी गैस क्या होगी? वाटर में डिजोल्व होगी। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हेनरी लॉ। क्लियर? अब बच्चों देखिए, एक लिमिट के बाद जितने नए गैस पार्टिकल डिजोल्व हो रहे हैं उतने गैसेस पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? आउटर में भी आ रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर जो जितने गैसेस पार्टिकल डिजोल्व होते हैं उतने गैसेस पार्टिकल्स यहाँ पर आउट होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा अभी आपका? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ बोलते हैं कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जितना मास ऑफ गैस वाटर में डिजोल्व होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। तो m इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? के कांस्टेंट है बच्चों। अगर हमने P1 प्रेशर लगाया, देखिए बच्चों P1 प्रेशर लगाया तो हमारी M1 गैस डिजोल्व होगी। अगर हम P2 प्रेशर लगाएंगे तो M2 गैस डिजोल्व होगी। P1 प्रेशर लगाएंगे तो M1 गैस, P2 प्रेशर लगाएंगे तो M2 गैस डिजोल्व होगी। यहाँ पर दोनों का K क्या आएगा? यहाँ से K M1 अपॉन P1, यहाँ से K क्या आएगा अभी आपका? M2 अपॉन P2। बोलो M1 अपॉन P1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? M2 अपॉन P2, क्योंकि दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। K इक्वल है तो M1 अपॉन P1 इज इक्वल टू M2 अपॉन P2। ये हमारा हेनरीज लॉ। इसके जस्ट बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, यानी रिएक्शंस क्या है, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है। देखिए बच्चों, एक हमारे पास है रिवर्सिबल और एक हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों इसके बाद हम स्टडी करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक आपके पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? देखिए कि रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट में चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन इरिवर्सिबल क्या है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज हो गया, अब प्रोडक्ट कैन नॉट कम टू चेंज इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। यानी इट मे बी स्टेट्स एज a reactant change into product and a product can also change into reactant under same condition. Is known as
रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बताया अभी मैंने? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि जो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापसी किस में कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंट में। यानी रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। क्या हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। एंड ए प्रोडक्ट कैन आल्सो चेंज इनटू रिएक्टेंट। ए प्रोडक्ट कैन आल्सो चेंज इनटू रिएक्टेंट अंडर सेम कंडीशन के ऊपर इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। कि सेम कंडीशंस के ऊपर हमारी टेम्परेचर प्रेशर जो भी कंडीशन वो सेम रहेगी, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। एंड ए प्रोडक्ट कैन चेंज इनटू रिएक्टेंट। जब आपका एक रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट किस में चेंज होगा? रिएक्टेंट में, अंडर द सेम कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CaCO3 को हीट करोगे बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हो गया आपका। H2 प्लस I2 रिएक्शन करेंगे तो HI का फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन है N2 प्लस 3H2 2-3। बच्चों ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी सेम कंडीशन के ऊपर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बच्चों? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। यानी जितनी फॉरवर्ड की रेट है उतनी किसकी होगी? बैकवर्ड की रेट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट किस में चेंज होगा? रिएक्टेंट में। इज नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि एनी रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट अंडर सेम कंडीशंस, ए प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। और दीज मेनी एग्जांपल्स हैं बच्चों, जहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए हैं। दीज आर द रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल क्या होती है? इट मे बी स्टेट्स एज ए रिएक्टेंट convert into product, but product cannot convert into reactant under same condition, is known as irreversible reaction। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जहां पर एक रिएक्टेंट है कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट हमारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता अंडर सेम कंडीशन। यानी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बच्चों, बैकवर्ड में नहीं आएगी। सिर्फ आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। जिन कंडीशन के ऊपर सिर्फ आप एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट अंडर द सेम कंडीशंस इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जहां पर सिर्फ आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बट प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट। सिर्फ आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? इसके एग्जाम्पल में बच्चों जैसे हमारे पास AgNO3 प्लस HCl, सॉरी अन्य सीरीज, ये प्लस माइनस तो ये प्लस इस माइनस जोड़ेगा NaNO3 प्लस AgCl। यानी यहां पर रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे 2Mg प्लस O, Mg प्लस O ऑक्सीजन, तो यहां पर 2MgO का फॉर्मेशन हो रहा है, 2MgO। तो ये हमारे पास क्या बच्चों? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बट प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट। यहाँ पर बच्चों ये पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जहां पर सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए बच्चों, जो भी हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है
उसका चलो केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देता हूं बच्चों में, जस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम उसी टाइप से केमिकल इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल और लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर मैथमेटिकल बात, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? बच्चों जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर होता है, ये सॉलिड। क्लियर? हमारे पास एक ट्यूब है बच्चों, इसमें हम फर्नेस करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है बच्चों। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहां पर CO2 गैस है ना, CO2 गैस का प्रोडक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस कंटिन्यू क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। जो CO2 गैस का प्रोडक्शन है, CO2 गैस का फॉर्मेशन कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट आफ्टर ए लिमिट, एक लिमिट के बाद CO2 का फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाता है। CO2 का फॉर्मेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन अब CO2 वापसी कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन होके CaCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे CO2 का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। CO2 का फॉर्मेशन होता जाता है। इंटेंसिटी ऑफ CO2 इज इंक्रीजेस। जो CO2 की इंटेंसिटी वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। बट आफ्टर ए लिमिट, एक लिमिट के बाद अब CO2 की जो इंटेंसिटी है बच्चों कांस्टेंट होगी। CO2 क्या होगी हमारी फर्नेस के अंदर, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब CO2 कहां जा रही है, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब CO2 का जितना फॉर्मेशन हो रहा है विथनी CO2 कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारी जो CO2 है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर वापसी किसका फॉर्मेशन कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? यानी इनिशियली ऑन हीटिंग calcium carbonate, so CO2 gas will be formed. So intensity of CO2 gas will be increases. जैसे बच्चों हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और सो इंटेंसिटी ऑफ CO2 गैस क्या होती है, इंक्रीज। बट आफ्टर ए लिमिट इंटेंसिटी ऑफ CO2 गैस बिकम्स कांस्टेंट। एक लिमिट के बाद CO2 गैस की इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। सो दैट CO2 कैन कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि CO2 कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो इसका मतलब बच्चों इनिशियल स्टेज पे इसको हीट करते हैं तो हमारा CO2 का फॉर्मेशन होता है, यानी इनिशियली ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट सो CO2 गैस विल बी फॉर्म्ड। इस CO2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन। सो इंटेंसिटी ऑफ CO2 गैस विल बी इंक्रीज। तो CO2 गैस की इंटेंसिटी वो क्या होती जाती है, इंक्रीज। बट आफ्टर ए लिमिट, एक लिमिट के बाद इंटेंसिटी ऑफ CO2 गैस बिकम्स कांस्टेंट। CO2 गैस की इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। सो दैट CO2 गैस कैन कंबाइन विद CO एंड फॉर्म CaCO3। क्योंकि अब CO2 गैस है नहीं, CO2 गैस ये कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन होकर
CaCO3 का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अब बच्चों पहले मैं कुछ इसमें मैथमेटिकल करवा देता हूँ, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन करवाता हूँ आपको, एक मैथमेटिकल टॉपिक करवाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, थ्योरेटिकल से बोर हो जाएंगे आप। तो देखिए बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बच्चों, हमारे पास A प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, A प्लस बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, A प्लस बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली होती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली होती है बच्चों, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट के एक्टिव मास है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इनका प्रोडक्ट होगा भी, इनका क्या होगा, प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है इनके क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, अब एक एग्जांपल और देता हूं, A प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली होगी बच्चों, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एंड ये क्या बच्चों हमारे स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। a और b को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल a b क्या है, दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच आर यूज्ड टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में यूज हो रहे हैं। जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, ये क्या हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b हमारे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच आर यूज्ड टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। दीज आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली होगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर राइज अप इन द पावर, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर में क्या होते हैं, राइज होते हैं। क्लियर, ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, इसका मतलब कैसे डिफाइन करोगे, इट मे बी स्टेट्स एज रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बताया अभी मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर राइज अप इन पावर which are used for balancing the chemical equation, which are used for balancing the chemical equation is known as law of mass action। इसका मतलब बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या बताया अभी, दोबारा देखिए, जैसे हमारा A प्लस बी प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हमारी A प्लस बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली है बच्चों,
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और जो बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये किस में आ जाएंगे, इसके पावर में आ जाएंगे, विच आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में जो होते हैं वो इसकी पावर में आ जाएंगे। क्लियर बच्चों, जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये दो साइंटिस्ट थे, एक गुलबर्ग एंड वाल्स, यानी इट इज प्रोपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वाल्स। दो साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था, गुलबर्ग एंड वाल्स। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बच्चों, वो किसने डिस्क्राइब किया था, गुलबर्ग और वाल्स ने। उन्होंने क्या बताया, ब्रीफ में दोबारा बताऊं। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रोपोर्शनल है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, विच आर राइज अप इन पावर, विच आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन के बैलेंस करने में यूज हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर। अब देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है ये 2a + 3b 5c प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी भी, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, a b c, ये हमारे तीन रिएक्टेंट है बच्चों के प्रोडक्ट, और जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इनके क्या आ जाएगी, पावर में 2 3 और 5, ये किस में आ जाएंगे बच्चों, पावर में आ जाएंगे। क्लियर। इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन।